Hello everyone, this is Shruti. Welcome to CrackX. We are doing polity series of M. Lakshmikant. और जैसा कि आप सब जानते हो पिछले वीडियो में दैट इज़ अ पार्ट 2 में हमने 14 और 15 आर्टिकल कवर किए थे. आई मीन आर्टिकल 14 एंड 15 वो कवर किया था जो कि हमारे राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है. राइट टू इक्वालिटी में एक और आर्टिकल आता है जो कि 16 है जिसे हम इस पार्ट में कवर करेंगे. एंड अदर आर्टिकल्स विल बी कवर्ड as we move forward. So let's start with हमारा जो आर्टिकल 15 का इकोनॉमिकल सेक्शन को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है एक्स्ट्रा 10% का, उसके बारे में हमने बात की थी कि द स्टेट प्रोवाइड्स द स्टेट हैज़ बीन गिवन द पावर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड अभी हम रिजर्वेशन फॉर OBCs पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में. So let's begin with that. तो ये जो reservation for OBC in educational institutions, the above exception she was added by 93rd Amendment Act of 2005. तो हमारा 93rd Amendment Act of 2005 ये कहता है कि in order to give effect to this provision, the central enacted the Central Education Institution, that is Reservation and Admission Act 2006, providing a quota of 27% for candidates belonging to the other backward classes. So other backward classes are getting 27% of reservation. ये provision दिया गया था. And ये जो C है ना कि state को empower किया गया है कि वो किसी भी socially और educationally backward class को reservation provide कर सकती है. That is why जैसे उन्होंने economical weaker section को reservation provide किया up to 10%, उसी तरीके से ये जो प्रोविज़न है कि स्टेट को ये पावर है ये वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, इट वाज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट. ओके, एंड दीज प्रोविजंस आर काइंड ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 15, राइट. आर्टिकल 15 तो कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, बट वी आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन on the certain valid reasons, right? The reasons are valid कि यहाँ पे आपको to make the society bridged, to make the society not just theoretically but actually and morally equal, आप preservation provide करते हो and thus it is subject to some reservations. तो OBC को by 93rd Amendment Act जो कि 2005 में enact हुआ था, उसके लिए वो प्रोवाइड करने के लिए सेंटर ने इनैक्ट किया था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट ऑफ 2006, जिसमें कोटा ऑफ 27% प्रोवाइड किया गया था टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ऑल सेंट्रल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये जो 27% ऑफ रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन का कोटा था, इट इज़ फॉर द सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IITs, IIMs. ओके, तो अप्रैल 2008 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी दी थी इसे एंड दिस अमेंडमेंट एक्ट को एंड OBC कोटा एक्ट को भी. बट द कोर्ट डायरेक्टेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना चाहिए द क्रीमी लेयर. तो OBC में जो क्रीमी लेयर्स आते हैं जिनको द रिजर्वेशन इज बीन प्रोवाइडेड ऑन वैलिड रीजंस एंड दोज वैलिड रीजंस कि आपको ठीक से रिप्रेजेंटेशन मिले सोसाइटी में, डिग्निटी मिले सोसाइटी में. If you are already under enjoying those things, even you fall in the category of OBCs, but your circumstances are little bit much better than those who actually require reservations, तो आपको क्रीमी लेयर में रखेंगे हम. एंड क्रीमी लेयर की कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है जो कि स्पेसिफाइड है कि अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हो देन यू, even if you are from OBC background, you are considered as creamy layer, thus you will be excluded from the reservations benefit, right? जो कि सही बात है. So wait, ठीक है. तो द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज, जो ये कैटेगरीज OBC के वो हम देखेंगे जो क्रीमी लेयर में आते हैं कि पर्सन जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, दे कम्स अंडर द क्रीमी लेयर. ओके, ठीक है, ऑफ SC, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC, SPSC, CEC, CAG and so on. So these are very dignified posts and thus it ensures dignity in the society. So
इट ऑल्सो इंश्योर्स कि आपको तो डिस्क्रिमिनेट ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा बिकॉज यू आर इन ऑन सच अ पावरफुल पोस्ट, तो आप क्रीमी लेयर में कंसिडर किए जाओगे। ग्रुप ए या क्लास 1 या फिर ग्रुप बी जिसे क्लास 2 ऑफिसर्स कहते हैं ऑफ ऑल इंडिया या सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज के अंडर आप अगर क्राइटेरिया में आते हो तो फिर आपको क्रीमी लेयर में माना जाता है। और वो सारे एम्प्लॉयज़ जो इक्विवेलेंट पोस्ट इन PSUs, बैंक्स एंड इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ में होल्ड करते हैं उन्हें भी क्रीमी लेयर में कहा जाता है। और साथ ही साथ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी को भी, जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप ऐसे इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी काइंड ऑफ पोस्ट को आप एक्वायर करके रखा है आपने, तो that will also be considered as a creamy layer criteria. And a person जिनका rank of colonel है and above in the army and equivalent post in the navy, air force and paramilitary force, तो जो rank of colonel है वो अगर आपके आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में अगर आप रैंक ऑफ कॉर्नल या उससे ज़्यादा के हो तो भी आप क्रीमी लेयर में फॉल करोगे। जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट्स एंड सो ऑन, सो ये सारे प्रोफेशंस जो भी फॉलो करेगा दैट पर्सन विल ऑल्सो बी फॉलिंग अंडर द क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। देन जो भी पर्सन इंगेज होगा ट्रेड में, बिजनेस में और इंडस्ट्री में वो भी क्रीमी लेयर के अंडर आएगा, अंडर OBC। तो हम ये सारा OBC के बारे में पढ़ रहे हैं कि OBC में ऐसे कौन से क्राइटेरियाज है जो क्रीमी लेयर कंसिडर किए जाते हैं। और जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करते हैं अबव अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है या वैकेंट लैंड है या बिल्डिंग्स है अर्बन एरियाज़ में, तो ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशन की नीड नहीं है। देन पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख और पोजेसिंग वेल्थ अबव द एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये जो 8 लाख था ना, इसे बढ़ा के 2000, ये पहले जैसे 1 लाख था, फिर 2.5 हुआ 2004 में, फिर 4.5 हुआ, देन 6 लाख हुआ, देन 8 लाख से 2017 में बढ़ाकर किया गया था। एंड आगे चलकर ये और भी ज़्यादा बढ़ गया था, बट अभी तो 8 लाख ही हैं। तो ये जो क्रीमी लेयर है ये 1993 में जब क्रीमी लेयर की सीलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था तब 1 लाख था, 2004 में एंड 8 में, देन 13 में एंड देन 17 में, ऐसे ऐसे करके ये इनकम की क्राइटेरिया को बढ़ाया गया। ठीक है, अब EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हम जो अभी क्रीमी लेयर के क्राइटेरियाज पर रहे थे इट वाज फॉर द एडमिशन इन दी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब EWS के वो कौन से क्राइटेरिया है, तो जो डी हमने पढ़ा था ऊपर में, जो एक्सेप्शंस में हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 के कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को 10% रिजर्वेशन स्टेट कैन प्रोवाइड, उसमें उसे ऐड किया गया था बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 ताकि इस प्रोविज़न को इफेक्ट दिया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन टू EWS कैटेगरीज पीपल। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन ये अवेल किया जाता है बाय पर्सन बिलोंगिंग टू EWS जो इन क्राइटेरियाज के अंडर नहीं आते हैं। वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, यहाँ पे भी क्रीमी लेयर वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है गाइस, कि पर्सन जिसके फैमिली के ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे हैं आर टू बी आइडेंटिफाइड फॉर EWS बेनिफिट्स, और जिनका इनकम इंक्लूड करता है इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस। तो ये जो 8 लाख है इट कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स दैट इज इवन इफ दैट पर्सन सैलरी इज 8 लाख, या उस फैमिली के इनकम में किसी बंदे की सैलरी आप इंक्लूड करो, चाहे एग्रीकल्चर से जो पैसे मिलते हैं वो इंक्लूड करो, बिजनेस, प्रोफेशंस, कुछ भी। ठीक है, एंड इट वुड बी इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन डालते हो EWS के कैंडिडेचर के लिए, तो उस फाइनेंशियल ईयर में इफ these things are there then you will fall under the category of availing the benefits। ये तो हमने पहले नेगेटिव्स पढ़े थे कि कौन क्रीमी लेयर में आते हैं, हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि किन किन को दिया जाता है। ये वो क्राइटेरियाज है जिनको EWS की रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक पर्सन जिसकी फैमिली ओन करती है, पोजेस करती है एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट आर टू बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, पहला वाला इंक्लूडेड बता रहा था, दूसरा वाला एक्सक्लूजन बता रहा है। एक्सक्लूजन बता रहा है उन लोगों का जिनकी फैमिली ये सारे एसेट्स को होल्ड करती है। कौन कौन से वो एसेट्स हैं, जैसे 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड या उससे ज़्यादा है तो आप EWS कैटेगरी को अवेल नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है जो 1000 स्क्वायर फीट का है या उससे ज़्यादा है तो नहीं कर पाओगे। रेसिडेंशियल प्लॉट है अगर 100 स्क्वायर यार्ड्स का या उससे ज़्यादा है
जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंडर नोटिफाइड है तो नहीं कर पाओगे. रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स है या इससे ज़्यादा का एरिया है एंड इज़ नोटिफाइड इन द म्यूनिसिपैलिटी, नहीं कर पाओगे. ओके. Then the property held by a family in different locations or different places, cities, would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status. तो जो भी property family में ने held किया different locations in different places या cities में, उन सभी को क्लब करके आप वो अप्लाई करोगे लैंड और प्रॉपर्टी वाला जो क्राइटेरिया था. ठीक है, कि 5 एकड़ से आई थिंक 5 एकड़ था ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये 5 एकड़ में सारा टाइप का एग्रीकल्चरल लैंड आता है, चाहे आपका लोकेशन कहीं का भी हो, कोई का भी हो. ठीक है. तो फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड इंक्लूड अ पर्सन हु सीक्स बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन, हीज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स. तो ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि इनकम, जो फैमिली का इनकम होना चाहिए वो 8 लाख होना चाहिए. तो उनमें वो इनकम का सोर्स कौन कौन हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर के इनकम को इंक्लूड कर रहे हो आप. तो वो है उनके उस बच्चे का जो भी EWS का क्राइटेरिया होल्ड करना चाहता है, उस बच्चे के पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स. ठीक है, जो कि 18 ईयर्स से नीचे हैं. एंड ऑल्सो ही इज़ अ स्पाउस और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है, चिल्ड्रन है जो कि 18 ईयर्स से नीचे हैं. ठीक है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे बिकॉज दीज आर द क्राइटेरियाज एंड हैज़ टू बी टोटली मेमोराइज्ड. अपॉर्चुनिटी पढ़ेंगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर सिटीजन्स को इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. तो स्टेट के अंडर कोई भी अगर ऑफिस है और अपॉइंटमेंट चाहिए तो आर्टिकल 16 इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स. ठीक है, ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता है. तो no citizens can be discriminated against in eligible for any employment for office under the state on grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence. तो इन लोग सिर्फ और सिर्फ इन grounds के तो सिर्फ और सिर्फ इन grounds ठीक है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है बाय एनी स्टेट अंडर आर्टिकल 16 बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड टू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी. यू हैव ऑल द राइट्स टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस मतलब ये है कि आप अगर इक्वालिटी में कहीं पे एक्सेप्शंस नज़र आ रहा है तो वहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है. सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है. पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेसिडेंस एज अ कंडीशन. ठीक है. अब ये अंडर स्टेट है, जैसे हमने पढ़ा पैराग्राफ में, इट वाज अंडर द स्टेट. आर्टिकल 16 जो है वो अंडर स्टेट है, रेगुलेट होती है. तो जो पार्लियामेंट है वो प्रिस्क्राइब करती है कि रेसिडेंस जो है कंडीशन हो सकता है फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, आप कहीं के रेसिडेंट हो, इन टर्म्स ऑफ दैट आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू बी part of the job of that particular territory of India, that particular state of India, or appointment in a state or union territory or local authority or other authority. ठीक है, आप उसके resident हो तो you will be get some certain employment benefits. As a public employment requirement as to Residence Act of 1957 expired in 1974, there is no such provision for any state except Andhra Pradesh and Telangana. तो ये जो 1957 में ये एक्ट बनाया गया था रेसिडेंस वाला बेनिफिट का, उसे 1974 में एक्सपायर कर दिया गया. और अब सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर द 2 states that only follows this thing. अदरवाइज आपके किसी भी स्टेट में अब ये चीज़ नहीं है कि आप उस स्टेट के रेसिडेंट होगे तभी आपको वो जॉब मिलेगी. ये सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है. ठीक है. द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज. अगर कोई ऐसी बैकवर्ड क्लास है जिसे अच्छे से रिप्रेजेंटेशन सही सर्विसेज में नहीं मिल रही है तो द स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट्स. ओके. Now state is empowered also for provide reservation in promotions में भी reservation state दे सकते हैं. and consequential seniority भी दे सकती है. अगर आप promotion दे रहे हो किसी को तो obviously it will result into the seniority of that person in the services. ठीक है.
in favor of the scheduled caste, scheduled tribe, because these are some backward classes. तो इन्हें कुछ मिलता है टू वो शेड्यूल कास्ट और वो शेड्यूल ट्राइब्स जो नोटिफाइड होते हैं. सर्टेन शेड्यूल कास्ट एंड सर्टेन शेड्यूल ट्राइब्स आर ओनली नोटिफाइड अंडर द स्टेट who are not adequately getting the representation in the employment or in the state services. And further the state भी इस चीज़ के लिए empowered है कि वो consider करे unfilled reserve vacancies of a year as a separate class of vacancies. तो जो भी मान लो अगर आप अभी 2014 में कोई एग्ज़ाम देते हो और उसकी वैकेंसी थी 1000 सीट्स, ठीक है, रिजर्व वैकेंसीज थी, ठीक है, रिजर्व सीट्स थे 1000, तो मान लो सिर्फ 500 रिजर्व सीट्स भरे थे पिछले साल, ठीक है, एंड 500 बच गए. ये वैकेंट है, ठीक है. तो स्टेट को ये एम्पावर्ड किया गया है कि जो भी रिजर्व वैकेंसी ऑफ अ ईयर है वो सेपरेट क्लास की तरह यूज़ किया जाए, ठीक है. ये जो 1000 सीट्स थे ये एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज थी जो कि to be filled up in any succeeding year or year, and such class of vacancies are not to be combined with the vacancies of the year in which they are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of the year. तो ये जो 500 सीट्स जो बच गए हैं इनको आप नेक्स्ट ईयर में फिर से एग्जामिनेशंस कर वो नेक्स्ट ईयर में आप फिल कराओगे, ना कि आप 2015 में जो एक और अलग से 1000 सीट्स है रिजर्व्ड, राइट, उसमें आप जोड़ोगे नहीं इस 500 को. ये नहीं होगा कि 2000 में 1500 सीट्स हो जाएंगे, नहीं, ये 500 सीट्स के लिए अलग से एग्जामिनेशन होगा एंड देन फिर जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे होते हैं वैसे होंगे, ठीक है. ताकि किस लिए होता है, ताकि ये जो सीलिंग है ना 50% रिजर्वेशन का वो बनाया जा सके, बिकॉज आप 50% रिजर्वेशन से एक्सीड नहीं कर सकते हो. तो अगर आप ऐसे 1500 दे दोगे ये बोल के कि पहले के सीट्स बच गए थे तो वो गलत हो जाता है, ओके. दैट इज़ वाई उसके लिए अलग से आप कंडक्ट करोगे एग्जामिनेशन, ठीक है, वो सेपरेट क्लास की तरह आप उसे ट्रीट करोगे ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ द ईयर, ठीक है. आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप आउट कर दो अपने कन्फ्यूज़न के रिलेटेड एंड वी विल रीच यू गाइज आउट. फिर बोला है एक लॉ है जो कि प्रोवाइड अ लॉ कैन प्रोवाइड द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन. अब मान लो अगर आप किसी टेम्पल में, जैसे हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे. तो वो एक्सेप्शंस ये है कि मान लो कोई ऐसे रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एक टेम्पल है, तो वो अब सबको अब जैसे हमने पढ़ा ना ग्राउंड्स जो थे रिजर्वेशन के, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इन ग्राउंड्स पे, जिसमें एक रिलीजन भी आ रहा था हमारा, ठीक है. तो ये हम क्या है एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं. ये सी जो क्लास है ये इस रिलीजन वाले ग्राउंड का एक्सेप्शन है. क्यों? क्योंकि अब एक मंदिर है, ठीक है, मान लो एक चर्च है, एक मंदिर है, ठीक है. अब सीन ये है कि कोई बंदा है जो कि हिंदुइज़्म को फॉलो करता है, एक सर्टन रिलीजन को फॉलो करता है, एंड वो अगर चाहेगा कि मुझे चर्च में मिल जाए, या एक चर्च का बंदा है, क्रिश्चियन है जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, वो चाहेगा कि मुझे हिंदू टेम्पल में एज अ पंडित एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज you have to have that specific knowledge of Hinduism, and you must be following and be experienced about that religion in order to do your duty. So as per the required criteria and as per the required demand, तो इस मंदिर के जो डिमांड है एम्प्लॉयमेंट्स के वो आप फुलफिल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये मंदिर डिसाइड करेगा. तो यहाँ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन यू कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, ओके, क्योंकि दिस इज़ अबाउट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजन के बेस्ड पर है एंड जो रिलीजियस बुक्स के बेस्ड पर है, तो उस हिसाब से वहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ये एक्सेप्शंस दिए जा सकते हैं कि अगर आप चाहो कि कोई एक पर्सन है जो मंदिर में काम करे वो उसी पर्टिकुलर रिलीजन का हो, तो इट इज़ योर डिस्क्रेशन, आपकी डिस्क्रेशन है, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डिस्क्रेशन है कि वो उसी बंदे को प्रेफर करना चाहता है, उसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है. ही डज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ अ मंदिर
कैन नॉट बाइंड or bound to take a Christian as a as an employer. Okay. तो ये है कुछ चीज़ें. नेशनल इंस्टीट्यूशन और मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन. दैट पर्टिकुलर रिलीजन इफ इट इज़ अ क्राइटेरिया कि आपको चाहिए कि वो पर्टिकुलर रिलीजन का ही वो बंदा होना चाहिए, देन इट इज़ टोटली गिवन in the C. That is the exception कि आप on the ground of religion now you can do this in when there is a question of a religious institution. तो this means कि appointment हो सकता है for bearers and religious and denomination institution and can be restricted to the person that of that particular religion or denomination. In brief, the religious qualification can be prescribed by the law in this regard. ठीक है, लॉ बनेगा. आप जैसे लॉ कैन प्रोवाइड इसके लिए ये भी करने के लिए एक लॉ बनेगा. ठीक है, इन द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस, किसमें एक ऑफिस में लॉ बनेगा रिलेटेड टू रिलीजियस डिनोमिनेशन. ओके, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जा रहे हो एंड कुछ भी हो रहा है. जैसे एक जहाँ पे किसी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं ना, या प्राइवेट सर्विसेज भी होती है, वहाँ पर आपको अगर कोई रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो दैट इज़ ओके. अदरवाइज अगर आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन. वहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें चाहिए होती हैं, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो सेंटिमेंट से जुड़ा होता है लोगों के. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अ पब्लिक ऑर्डर टू बी मेंटेन्ड. अगर आप में भी हो सकता है कि अगर आप कुछ ऐसे ग्राउंड्स वहाँ पे लगा देते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर रिलीजन का ग्राउंड लगा देते हो, तो you will hurt people's sentiments and that will result into the destruction of the public order. That is why these things are done. स्टेट को ये भी परमिशन है ताकि वो प्रोविज़न बनाए फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑन पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि हमने पढ़ा था कि हमने पहले 15 में भी पढ़ा था इक्वालिटी में, बट हम ये फिर से राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ये इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब ऑल्सो वहाँ पे दिया हुआ था इक्वालिटी वाले में आर्टिकल 15 में. लेकिन आर्टिकल 16 में हम स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं. दैट इज़ वाई हम इसे दोबारा से पढ़ रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के वर्ड को साथ में लेकर, ना कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के वर्ड को साथ में लेकर. तो 10% रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन एनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, and for this purpose economically weaker section would be notified by the state. So state is going to notify the economic weaker sections, okay, on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. जो भी हमने indicators पढ़े थे ऊपर में economic disadvantages के, कि उस public उस इंसान को ये इतने मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए था, वो AWS कैटेगरी में आएगा या थिंग्स लाइक दैट. तो वो सारे इंडिकेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए अ पर्सन विल बी कैटेगराइज्ड एज EWS कैंडिडेट एंड दैट पर्सन विल गेट बेनिफिट इन द रिजर्वेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड, जो कि 10% दिया हुआ है. फिर मंडल कमीशन आफ्टर मैथ हुआ ये था कि 1979 जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपॉइंट किया था सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मंडल कमीशन. तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे BP मंडल, एंड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन he was appointed, a commission was appointed that was called as a second backward classes commission under his chairmanship, and इन्वेस्टिगेट करना होता है. कमीशन का काम ये होता है कि इन्वेस्टिगेट करें ऑन द कंडीशंस ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सजेस्ट करें उन मेजर्स को जो कि उनके एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है. तो कमीशन ने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया, ठीक है, जो भी उन्हें काम दिया गया था.
तो उन्होंने जब रिपोर्ट सबमिट किया इन 1980 तो आइडेंटिफाई किया कि 3743 कास्टर्स ऐसे हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रिगार्डेड हैं। द कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो 3743 कास्टर्स है ये करीबन 52% ऑफ द पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल कास्टर्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जो कास्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड और वीकर बताए जा रहे हैं बाय बीपी मंडल कमीशन, और जो 52% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो है ये शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं आते हैं। ये जो नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ऑलरेडी, उनमें नहीं आते हैं, उनके अलावा ये 52% है। ठीक है, एंड द कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि इन्हें भी सब 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब का कोटा यानी कि रिजर्वेशन देना चाहिए एंड कंसिडर करना चाहिए एज OBCs। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। ठीक है, so that the total reservation for all, that is SC, ST and OBCs amounts to 50%। 50% हो गया जो हमारा एक आइडियल क्राइटेरिया है कि रिजर्वेशन 50% सीट्स जो हो वो रिजर्व्ड हो पूरे सोसाइटी की एंड 50% अनरिजर्व्ड रहे। तो 50% में हमारे SC, ST एंड OBCs आ गए। ठीक है, इट वॉज देन आफ्टर 10 ईयर्स की 1990 में VP सिंह गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। तो ये सिर्फ यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया गया था और रिकमेंड किए गए थे ये चीज़ें को, एंड कि 27% दिया जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस को जॉब में रिजर्वेशन। फिर VP सिंह गवर्नमेंट आई 10 ईयर्स के बाद, उन्होंने डिक्लेयर किया रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर OBCs। ठीक है, तो उनके द्वारा ये डिक्लेयर हुआ। अगेन इन 1991 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया दो चेंजेस। वो क्या थे कि प्रेफरेंस दिया जाएगा पुअरर सेक्शन को अमॉन्ग OBCs इन 27% कोटा। इस 27% कोटा में भी प्रेफर किए जाएंगे वो कास्टर्स, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो क्लासेस हैं उनको जो कि ज़्यादा पुअरर सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात होने लगी। OBC में भी एक OBC क्राइटेरिया तो है ही, उसके अंदर एक सब क्राइटेरिया बताया गया जो कि इकोनॉमिक कंडीशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, सेकेंड था कि रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% जॉब दिए जाए फॉर अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन। इसका मतलब ये EWS की बात कर रहे हैं जो कि 50% में अमाउंट नहीं हो रहे थे। ठीक है, SC, ST और OBC तो 50% में काउंट हो रहे थे, बट देयर वर 10% अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो इन SC, ST और OBCs में नहीं आते हैं, बट दे नीड रिजर्वेशन बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वीक। तो ये इट वॉज बीन डिक्लेयर्ड बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, राइट। फिर इंदिरा स्वानी केस हुआ 1992 में। 1991 में ये बात बोली गई नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। 1992 में ही ये केस उठा जिसे मंडल केस कहा जाता है। एंड द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है उससे जो कि प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ जॉब फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसे अच्छे से एग्जामाइन किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट एंड उसके रिजल्ट के थ्रू रिजेक्ट कर दिया गया द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, EWS को 10% रिजर्वेशन देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया गया। ठीक है, एंड इसने 27% रिजर्वेशन जो देने की बात की गई थी मंडल कमीशन के द्वारा टू द OBCs, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट राज़ी हो गई। ठीक है, लेकिन वो भी सर्टेन कंडीशंस पे। वो कंडीशंस थे कि जो एडवांस सेक्शन होंगे OBC के यानी कि जो क्रीमी लेयर होंगे उन्हें एक्सक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और कोई रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दिए जाएंगे। रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स में ही दिए जाएंगे, यानी जो वैकेंसीज निकलेंगी एग्ज़ाम्स देकर जिसको जो सीट हासिल करना वो करे, वो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं। इनिशियल लेवल पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट होगा सिर्फ उसमें दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर आप कोई रिजर्वेशन खोजोगे तो वो नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था इन 1992। एन एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कैन कंटिन्यू फॉर 5 years ओनली। ठीक है, अगर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है जो कि डिक्लेयर्ड है एंड विच इज़ इन द लॉ, तो वो सिर्फ 5 साल के लिए चलेगा अप टू 1997। और 1997 के बाद अब ये प्रमोशंस देने बंद हो जाएंगे। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्रमोशन दिए जाते थे एज अ रिजर्व कैंडिडेट, वो देने बंद हो जाएंगे। सिर्फ इनिशियल एम्प्लॉयमेंट्स पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा।
फिर जो टोटल रिजर्व कोटा होगा वो 50% तो बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करेगा, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। अगर कोई बहुत ही आपातकालीन सिचुएशन आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सीड करो 50% से ज़्यादा, तभी ये होगा। अदरवाइज 50% से कभी भी आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया को ज़्यादा, कोटा को ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। The carry forward rule in case of unfilled backlog vacancies is valid but it should not violate 50% rule, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल जो हमने ऊपर पढ़ा कि 1000 में से अगर 500 लेफ्ट रह गए तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, लेकिन वो अलग से होंगे, उन्हें 1500 नहीं बनाया जाएगा। अगले साल भी अगर 1000 हुए हैं तो ये इसमें ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। ये अलग से होता है एंड ये अलग से होता है नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। जैसे ये 2015 है तो ये 2016 में अलग से होगा, ये अलग से 1500 आएगा। दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट, ठीक है, क्योंकि अगर हम साथ में जोड़ देंगे तो 50% वाला रूल वायलेट हो जाता है, इसी वजह से। अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन कंप्लेंट्स, ठीक है। एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो वो कंप्लेंट्स को एग्जामिन करे, जो ओवर इंक्लूजन या अंडर इंक्लूजन टू द लिस्ट ऑफ ओबीसी। अब ओबीसी में किसी को अगर कोई दिक्कत है कि उन्हें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इवन दो दे आर ओबीसीज, और या ओवर इंक्लूजन किया जा रहा है, क्रीमी लेयर्स को भी घुसा दिया जा रहा है, तो इन चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए एक ये बनाया जाएगा, दैट इज़ अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा, राइट। नो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड्स या एवेल्यूएशन इन मैटर ऑफ रिजर्वेशन, तो क्वालिफाइंग मार्क्स में, स्टैंडर्ड में, एवेल्यूएशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये कंडीशंस हैं कि आपको रिलैक्सेशंस नहीं मिलेंगे इन प्रमोशन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी, ताकि एफिशिएंसी बनी रहे इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 335, ठीक है। अंडर आर्टिकल 335 एफिशिएंसी शुड बी मेंटेन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर दैट सुप्रीम कोर्ट रूल कि आपको मार्क्स में, क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो इन अबव रूलिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए, जैसे रामनंदन कमेटी को अपॉइंट किया गया टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमॉन्ग ओबीसीज, कि ओबीसीज में कौन से क्रीमी लेयर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, और इन्होंने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया इन 1993, जिससे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट, ओके। एंड दिस वाज, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आप समझ जाओ कि जो भी रिजर्वेशन के एक्ट्स होंगे, कमीशन बैठेगी, वो पार्लियामेंट बैठाएगी, ओके। एंड द पार्लियामेंट इस्टेब्लिश दिस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, और इसका मैंडेट था टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन एंड ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसने माना, ठीक है। लेटर 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द कमीशन एंड ऑल्सो इन लार्ज इट्स फंक्शन, तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है इसे, एंड दिस कमीशन इज ऑल्सो एनलार्ज इन इट्स फंक्शन, अपने फंक्शंस को ये एनलार्ज कर चुकी है, एंड वो बहुत ही अब अच्छे से एग्जामिन कर पाती है द ओवर इंक्लूजन, अंडर इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन ऑफ द ओबीसीज। फॉर दिस पर्पस अमेंडमेंट वॉज इंसर्टेड, अमेंडमेंट के द्वारा, बिकॉज अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो इट हैज़ टू बी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन में से अंडर आर्टिकल 338B के थ्रू मेंशन किया गया है, ठीक है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 102nd अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2018 में हुआ था। इन ऑर्डर टू नलिफाई द रूलिंग विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, तो प्रमोशंस के रिजर्वेशन को नलिफाई करने के लिए 77th अमेंडमेंट एक्ट को इनैक्ट किया गया इन 1995, एंड इट एडेड अ न्यू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 16 जो एम्पावर करता है स्टेट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, empower state to provide reservation promotion of any services under the state in favor of the SC and ST and not adequately represented in the state services, ठीक है। तो नलीफाई करने की कोशिश की गई थी रिजर्वेशन इन प्रमोशंस को, तो प्रमोशंस में रिजर्वेशन गवर्नमेंट रखना चाहती थी, वो सुप्रीम कोर्ट के बाद को नलीफाई करना चाहती थी, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995, जिसमें उन्होंने एक प्रोविज़न दिया कि स्टेट प्रोवाइड कर सकते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ
यू नो दिस OBCs एंड SC/STs, ठीक है, जो भी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं स्टेट सर्विसेज में उन्हें। फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने प्रोवाइड किया कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी इन द केस ऑफ प्रमोशन बाय वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ जून 1995, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट था इट वाज गिवन इन 1995, तो इसी के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को जारी रखने के लिए फिर से 85th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इन 2001, जिसमें कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की गई थी। जब आप किसी को प्रमोशन देते हो इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू कंसिक्वेंटली सीनियर, सो वहाँ उसकी बात की गई थी एंड रूल ऑफ रिजर्वेशन को प्रमोट किया गया था, ठीक है। जो भी SC/ST और OBC ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना जारी रखा गया इन प्रमोशन। फिर जो रूलिंग थी विद रिकॉर्ड टू बैकलॉग वैकेंसीज विद नलिफाइड बाय 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, तो ये जो बैकलॉग वैकेंसीज थी ना कि फिर 500 आपके फिर बैकलॉग में जो हैं वो फिर से ऐड हो जाते हैं आगे, मतलब ऐड नहीं होते, वो सेपरेटली कंसिडर किए जाते हैं एंड उन्हें फिलअप किया जाता है। तो ये 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 से इसे हटा दिया गया, इसे नलिफाई कर दिया गया और एक नया प्रोविज़न डाला गया आर्टिकल 16 में, जो एम्पावर करता है स्टेट को कंसिडर करने के लिए अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज ऑफ अ ईयर एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप in any succeeding years or years further such class vacancies are not to be combined। तो वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था रिजर्वेशन को लेके, सेपरेट क्लास की तरह इसे रखो एंड डू नॉट कंबाइन इट विथ with the vacancies that is going to happen in the next year in order to maintain the 50% कोटा। तो इस वजह से उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू गारंटीड किया गया कि हाँ ऐसा ही होगा, बैकलॉग वैकेंसीज जो है वो सेपरेटली कंसिडर की जाएंगी अगले साल एंड उसे सेपरेटली फिल किया जाएगा, उसे जोड़ा नहीं जाएगा उस साल के जेन्युइन वैकेंसीज के साथ, ठीक है। To determine the ceiling of 50% on total number of vacancies of that year, फिर 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 आता है एंड इसने तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1993 को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। इसे डालने की कोशिश की गई टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एज इट प्रोवाइड्स फॉर 69% ऑफ रिजर्वेशन फार एक्सीडिंग द 50%। तो अब ये तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू 69% रिजर्वेशन देना चाहते थे अपने स्टेट में एंड इसे इन्होंने 9th शेड्यूल में डालने की कोशिश भी की थी, ठीक है, बाई द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1993, ठीक है, 76 अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसे मतलब 50% से की सीलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी इन ऑर्डर टू नलिफाई द रूलिंग विद रिगार्ड टू रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्टैंडर्ड इक्वालेशन इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन प्रमोशन। तो प्रमोशन में रिलैक्सेशन और मार्क्स में रिलैक्सेशन की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की गई थी कि उसे आप उसमें रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करोगे, तो इसे नलिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने 82nd अमेंडमेंट एक्ट को एनैक्ट किया 2000 में और इन्होंने ऐड किया कि आर्टिकल 335 के एक 335 आर्टिकल में एक नया प्रोविज़न ऐड किया कि जो स्टेट है वो एम्पावर्ड है टू फेवर SC and ST फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स में उन्हें रिलैक्सेशन मिल सकता है एंड लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एवेल्युएशन इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। तो एवेल्युएशन में आप कुछ स्टैंडर्ड्स को लोअर कर सकते हो एंड उन्हें प्रमोशन दे सकते हो। एफिशिएंसी वाली बात को पीछे कर दिया गया, सेकेंडरी बना दिया गया, ठीक है।
एंड फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है हमारे क्या कहते हैं उसे, रिप्रेजेंटेशन को। ये एफिशिएंसी भले ही थोड़ी सी पीछे रह जाए, पर रिप्रेजेंटेशन पूरा हर क्लास को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यही तक पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ PWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ताकि वीडियो लंबा ना हो। एंड देन विल मूव टू आर्टिकल 17, 18 एंड 19। 17 काफ़ी छोटा आर्टिकल है, इट विल बी डन इन मिनट्स। 16 वॉज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल एंड इट इज़ ऑलवेज इन डिबेट। 16 आर्टिकल हमेशा ही डिबेट में होता है, रिजर्वेशन है से रिलेटेड है, वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, तो ऑब्वियसली तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया है। काफ़ी आसानी से मेमोराइज हो जाएगा, इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। मैं बस चाहती थी कि आप अच्छे से इससे पहले अच्छे से बिल्कुल समझ जाओ, हर एक लाइन को अच्छे से आप समझ जाओ। सो दैट वाई आई टुक सो मच ऑफ टाइम। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।